बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पिंडी टेस्ट मैच जो जाल बिछाया था, अब वो शायद शाहीनों के लिए अपने लिए खतरा बन गया है। शाहीन खुद उस जाल में फंसते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स के इख्तिताम तक साउथ अफ्रीका ने जनाब एक 404 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और उन्होंने लीड भी हासिल कर ली। और अब पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो स्टार्ट में ही डगमगा गई और पाकिस्तान के इस वक्त जनाब 4 खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। 94 टोटल रन पाकिस्तान बना चुके हैं। इस टाइम बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम 49 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान जो है वो 16 रन के साथ उनके साथ मौजूद है। और तीसरे दिन का इख्तिताम हो चुका है। अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो मामूल 9 रन बनाकर चलते बने, जबकि अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकाम हुए और 6 रन बनाए। शान मसूद खाता खोले बगैर जो है कप्तान जी वो चलते बने। उसके बाद बाबर आजम है 49 रन की इनिंग। साउथ शकील ने आज क्या किया ये इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 11 रन जनाब उन्होंने बनाए 43 गेंदों पर, जबकि मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खड़े हुए। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की जानिब से 71 रन रबाडा की जानिब से बनाए गए, जिसने 4 छक्के 4 चौके मारे। और ये एक हैरानकुन तौर पर अगर इसको देखा जाए कि आपने पूरी की पूरी टीम जो है वो 210 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, फिर हमने 210 से 7 से लेके 404 रन बना लिए, जिसमें अगर बात की जाए मुथुसामी ने 89 रन की इनिंग्स के लिए, जबकि बाद में कगिसो रबादा 71 रन और केशव महाराज जो है 30 रन की इनिंग्स बना के 404 तक करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब आसिफ आफरीदी जो है डेब्यू करने वाले, मोहम्मद जरीन लिखा हुआ बैरल, वो 38 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया है। 38 साल और 299 दिन बनते हैं, 39 साल के होने वाले हैं। बैरल उन्होंने जनाब 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले मैच में 5 विकेटें ले उड़े हैं डेब्यू मैच में। उसके बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली की गई है पाकिस्तानी वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। तो बहुत से सवालात जो है इस कप्तानी को लेके, इस कप्तानी के साथ ही जन्म दे रहे हैं कि आखिर मोहम्मद रिजवान की गलती क्या थी। मल्टीपल ओपिनियन सामने आ रहे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने तो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने अफगानिस्तान से उसको रिलेट किया, फलस्तीन से रिलेट कर दिया रिजवान को। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पर भी है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी, क्या वजह थी, क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह से उन्होंने पीछे चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म किया, क्या इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया कि उनको ओडीआई टीम का कप्तान ही बनाना पड़ गया, उन्हें बनवाया गया है या बनाया गया है, ये एक डिबेटेबल चीज है। तमाम सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम सलाम अहमद। आज तीसरे दिन क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। हमने कगिसो रबादा से 71 रन खा लिए, 89 रन मुथसामी करके। उसके बाद केशव महाराज जो है वो 30 रन की इनिंग्स खेल गए, 404 रन उन्होंने बना लिए, लीड भी हासिल कर ली। 94 पर अब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए। ये अब फैसला कौन तो होने वाला मैच, ये तो कंफर्म हो गया कि कल ही शायद मोस्ट प्रोबेबली इसका नतीजा निकल आए, जो कि हमें पहले भी उम्मीद थी कि चौथा दिन नतीजा निकलेगा। ऐसा क्या हो गया विकेट में अचानक से कि पाकिस्तानी बैटर जो है वो अपने ही जाल में फंस गए? क्या स्पिन इतनी खतरनाक हो गई विकेट? देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि आपको इस पाकिस्तान के इस ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए तारीख में जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम जब 1998 में पाकिस्तान आई थी, आज 27 साल पहले की बात है, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए उनके ऑफ स्पिनर जो 10वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे, पैट सिमकॉक्स, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना दी थी। अच्छा। और जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था उसके जवाब में जवाबी दौरा करने के लिए, तब भी पैट सिमकॉक्स ने 10वें नंबर पर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर दी थी। मार्क बाउचर के साथ 195 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद आप देखें तो 2010 का एक और टेस्ट मैच मुझे याद आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 88 for 7 कर दिए थे इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद 350 रन की पार्टनरशिप हुई 8वें विकेट पर स्टुअर्ट ब्रॉड और जॉनथन ट्रॉट की, और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो 169 रन बना गए थे। एग्जैक्टली। अभी जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने दौरा किया है, आपको याद है कि 99 for 8 हो गया था पाकिस्तान, और वहां पर कगिसो रबाडा ने ही आके वो 50-52 रन जो है वो किए थे 10वें नंबर पर आके। तो पाकिस्तान का ये ट्रेड तो हमें मतलब ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमने हमेशा टेल एंडर से मार खाई है। जी हाँ, टेल एंडर से, और खास तौर पर उन प्लेयर से जिनके बारे में हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आकर रन बनाएंगे। जिस दौरे की आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने 169 किया था, उसमें भी पाकिस्तान ने, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का हाल ये था कि पाकिस्तान ने उनके जो मेन फास्ट बॉलर्स थे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको विकेटें नहीं दी, पाकिस्तान ने क्रिस वोक्स को विकेटें दे दी थी। तो हम तो इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में पहले, और दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे जो टेल एंडर है वो कल 17 रन के दौरान आउट हो गई। कल के शो पर हमने जो बात की थी उसमें हमने आगाज ही ये किया था कि जो टेल एंडर्स का फर्क आ रहा है इन दोनों टीमों में। शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके बताया भी था एक पूरी इक्वेशन कि जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां पर आ रहा है।
और आज भी 210 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने 194 रन बना दिए आखिरी 3 विकेटों पर। उसमें कैगिसो रबाडा का आपने तस्करा किया, 61 बॉल्स के ऊपर 71 रन उन्होंने बनाए, अपनी मेडन हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की टेस्ट क्रिकेट में। 73rd टेस्ट मैच बाद वो खेल रहे हैं। मुथुसामी ने अपनी दूसरी सेंचुरी बना दी है। मुथुसामी का गो के फर्स्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है वो भी ये बताता है कि वहां पर वो 9 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं, 30 ऑड की उनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उनके साथ आने वाले बैटर्स ने, उनको भी कॉन्फिडेंस मिला और रन्स का फ्लो जो है वो भी रुका। उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि कल पाकिस्तान के टैलेंटर्स आए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी का तो किस तरह से तस्करा। नुमान अली दूसरे एंड पर खड़े हुए हैं। नुमान अली आपसे बेहतर बैटिंग करते हैं। नहीं, शाहीन को आपने कुछ नहीं कहना, कप्तान है वो आपके। उन्होंने कुछ बॉलें जो है वो खेल भी ली हैं। तो आप जस्ट मतलब पिच के ऊपर स्टे करें ना, उनको हेल्प करें, उनको आप इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें। आप दूसरे दिन का मैच खेल रहे हैं, कोई टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा है। आपको मैच जीतने से कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी है, आपने को वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग सेव नहीं करनी है, आप कोई ऐसा नहीं खेल रहे इसमें आपको इंटेंट शो करना है या आपने, और उस मौके पर इंटेंट यही था कि आपको विकेट के ऊपर स्टे करना है। तो पाकिस्तान ने आज यूं कह लीजिए कि पहले 1 घंटे में जो मैच अपनी गिरफ्त में किया था वो दूसरे घंटे में पाकिस्तान ने अपोजिशन टीम की गिरफ्त में दे दिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को 23 रन की यूं कह लीजिए कि लीड हासिल है। 23 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छी बात यह है कि बाबर आजम जो 49 रन उन्होंने किए हैं, भरपूर कमांड में नजर आए हैं, अच्छी निक में नजर आए हैं। जहां पर जिस पिच के ऊपर बाकी बैटर्स हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, वहां पर बाबर आजम हमें स्टेबल हर बॉल को मिडल करते हुए नजर आए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह की आज बैटिंग की है, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस, पहले ज्यादा एतमाद उनको मिल रहा है। पाकिस्तान की टीम मुश्किल में है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कल के पहले सेशन में अगर 100-150 रन की पार्टनरशिप मिल जाती है, जो कि मुश्किल जरूर है इस पिच के ऊपर, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पिच ऐसा है, अगर कजाफे से इसको कंपेयर करें तो देखें जो पैचेस है ना इस पिच के ऊपर, उन पैचेस में गैप्स बने हुए ज्यादा, वो पैचेस काफी फासले पर हैं। तो यहां पर अगर बैट्समैन टाइम ले और बैट्समैन सेट हो और हर बॉल को उसके मेरिट पर खेले, तो यहां पर बैट्समैन को हेल्प भी मिलती है। और जिस तरह के फ्री फ्लोइंग रन आज उन्होंने बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, आप अगर पिच के ऊपर एक बार सेट हो जाएंगे तो आपको यहां रन नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर आएंगे अपने शेल में ही रहेंगे, दबाव को जो है वो आप शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर जिस तरह पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आज का लैप्स हुआ है, उस तरह ही जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब पाकिस्तान को कल जब आना है डे 4 में, तो फिर हमें उस इंटेंट का मतलब समझ में आएगा, जो इंटेंट की रट हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। अब आकर आपको ये बताना है, बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मुश्किल से पाकिस्तान की टीम को निकालेंगे। अच्छा, बाबर आजम की बात हो रही है, तो बाबर आजम की सेंचुरी हुए तो गालिबन 2 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन 50 रन्स इससे पहले लास्ट टाइम बाबर ने कब बनाए थे, और उससे उस शल से निकलने के लिए बाबर को अभी कितना टाइम हो गया है, और कल इंशाल्लाह अगर 50 कर लेते हैं तो कितनी 50 होगी ये बाबर की? देखिए, बाबर आजम ने 78 रन की इनिंग्स खेली थी जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी। तो बाबर आजम जो है वो असल में उनका जो थ्रेश होल्ड है, जिस मयार के मुताबिक वो चीज़ों को लेकर गए हैं, वो उन प्लेयर्स में शुमार होते हैं कि जिनके बारे में ये डिबेट होती है कि आएगा और सेंचुरी स्कोर करेगा, और अगर वो सेंचुरी स्कोर ना करे तो फिर आवाम को लगता है कि इसने अपने पोटेंशियल के साथ जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया है। तो बाबर आजम जो पिछली इनिंग्स उन्होंने खेली है, दूसरी इनिंग में कजाफी में, वहां पर भी जो 41-42 रन उन्होंने बनाए, वो टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के उस इनिंग में भी। और उसमें भी कप्तान शान मसूद ने आकर कहा कि अब जिस तरह की पिचें हम बना रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के जो 45, 50, 60 रन हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि ये वो पिचेस नहीं है जहां पर बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती और पूरा दिन बॉलिंग करने के बाद बॉलर थक भी जाता है और बॉल भी जो है वो नरम रहता है, रिवर्स स्विंग भी नहीं होता है। तो यहां पर न सिर्फ ये कि स्पिन हो रहा है बॉल, बल्कि फास्ट बॉलर को भी हल्का सा रिवर्स स्विंग मिल रहा है। और चौथे दिन का जो आखिरी सेशन होगा उसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा एफिशिएंट दिखाई देंगे आपको फास्ट बॉलर। तो कल जहां पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, अपनी इनिंग्स को लंबा लेकर जाना है, वहीं कल मैं ज़ाती तौर पर इस बात को देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हूं कि शाहीन अफरीदी आके इन कंडीशन में किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को तो यहाँ हेल्प मिल ही रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को जो थोड़ा बहुत यहाँ पर सीम एंड स्विंग मिल रहा है, उसमें उनका स्किल का इम्तिहान होगा। और अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो वो इस मैच को भी तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिस तरह से वो पिछले मैच को तब्दील किया। तो पाकिस्तान को यहाँ पर बाबर आजम के ऊपर गो के बहुत ज्यादा हम बैंक कर रहे हैं। बाबर आजम को यहाँ पर लंबी इनिंग्स खेलनी है इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अगर
200 प्लस टारगेट देने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा पाकिस्तान कि इसको डिफेंड कर सके इस 200 रन को। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रखते हैं क्रिकेटर आसिफ आफरीदी की, जिन्होंने तकरीबन 39 साल की उम्र में जो है वो डेब्यू किया और पहले ही मैच में पहली ही इनिंग में उन्होंने 5 विकेट हासिल करके कोई 39 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पर 92 साल, इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के वास्ते। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें तीसरे रोज का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने जनाब 94 रन पर 4 खिलाड़ी जो है उनके आउट हो चुके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। अगर बॉलिंग की बात की जो तैमूर सईद साहब, ये जो क्रिकेटर हमारे यहाँ पर जो खबरों में मोहम्मद तरीन लिख रहे हैं, जो कि उनकी तौहीन है, माशाल्लाह से वो फिट दिखाई दे रहे हैं, दिखने में भी, फील्ड भी, बॉलिंग भी बेहतरीन कर रहे हैं। ऑल्दो उनकी उम्र 39 साल है, बट दैट डजंट मीन कि वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है और डेब्यू मैच में फाइफर एक अचीवमेंट है। 92 साल रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, 92 साल एज का नहीं, वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या डिटेल है इनकी अहमद साहब? देखें, सबसे पहले तो आसिफ अफरीदी को मुबारकबाद, उनका डेब्यू मैच हुआ और उन्होंने जो है वो फाइफर लिया। टेस्ट क्रिकेट में फाइफर लेना ज़ाहिर है एक कारनामा होता है और उनका अगर पहला टेस्ट मैच हो तो वो इस हवाले से मजीद भी यादगार बन जाता है। 15वें पाकिस्तानी बॉलर बने हैं वो आज, जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट किए हैं। आसिफ आफरीदी के बारे में काफ़ी इनके सिलेक्शन के ऊपर बात की गई और मेरा ये ख्याल है कि जो भी बातें इनकी सिलेक्शन के हवाले से हुई थी, उनको रिस्पॉन्ड करने का, उनको जवाब देने का उनके पास यही बेहतर तरीका था जो उन्होंने आज आकर किया है। और पहले सेशन की अगर हम उनकी बॉलिंग को देखें तो उसमें सबसे पहले तो जो एक सेट बैट्समैन थे ट्रिस्टन स्टब्स, और जिस तरह कल बारिश स्टब्स ने ली है, मुझे ये लगता है कि और वो बाय बॉल्स इस सीरीज की सबसे बड़ी इनिंग्स भी उन्होंने खेली है। 205 बॉलें वो खेल कर गए हैं, 76 रन उन्होंने बनाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो स्टब्स की इनिंग्स थी उसको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से वो बिल्डअप कर रहे थे, जिस तरह से वो इस मैच को लंबा लेके जाने की कोशिश में थे, उससे वो ख़तरनाक लग रहे थे। गो के वो डिज़ायर्ड जो रन थे वो अचीव कर लिए साउथ अफ्रीका ने टेल एंडर्स की बैटिंग की वजह से, लेकिन पहले घंटे में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आसिफ आफरीदी ने। देखें, एक तो हम पैचेस की पहले बात कर रहे थे, उसके अलावा आसिफ आफरीदी की एक खूबी ये है कि उनका जो एक्शन है वो जरा हाई आर्म एक्शन है, बॉल ऊपर से आता है और उनका रनअप भी जो है वो थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि उनका बिल्डअप होता है रनअप का, और जो मोमेंटम उनको मिलता है ऊपर से आने की वजह से, उसमें इन कंडीशंस की वजह से बॉल को जरा ज्यादा स्विंग मिलता है, ज्यादा ड्रिफ्ट होता है बॉल ऑफ द पिच। तो उसकी मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल किया, उसका अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया और एक ऐसी पोजीशन में ले आए थे वो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को न सिर्फ ये कि उसमें पहली इनिंग में एक हैफ्टी लीड हासिल करे, बल्कि अच्छे अंदाज में इस मैच को लेकर चले। तो आसिफ आफरीदी ने अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया है और ये एज की वजह से जिन प्लेयर्स को पहले भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे, बल्कि पीसीबी ने एक कैप लगा दी थी कि हम 34 साल से ऊपर के प्लेयर को खिलाएंगे ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे रहा हो। तो एक तो आसिफ आफरीदी ने अपनी फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस है उसको यूज किया। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात के ऊपर भी दाद देनी बनती है कि इतना तवील फर्स्ट क्लास कैरियर होने के बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। वरना कितने प्लेयर ऐसे होते हैं, बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो 18-20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद भी सर्वाइव कर जाएं और वो टेस्ट कैप लेने में कामयाब हो जाएं। तो ये क्रेडिट बाहर उनका है। जो ये बात है कि उनकी जगह पे किसी यंग प्लेयर को लेकर आना चाहिए था, वो प्रिंसिपली अपनी जगह पर बात मौजूद है, क्योंकि आसिफ आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है बिलाशुबा, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन यकीनन ये ज्यादा से ज्यादा खेल भी गए तो ये 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट सर्व करेंगे। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी अगर ये पूरा खेलने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन ये जो फ्यूचर के लिए प्लेयर तैयार करना होता है, और खासतौर पर जब आप होम सीरीज खेल रहे हो तो उसमें चलें फैसल अकरम को आपने नहीं भी खिलाना था, तो उन्हें जिस तरह अबरार को आपने रखा हुआ है, अपने कैंप का हिस्सा रखा हुआ है, उनको यहाँ से एक्सपोजर मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीखने को मिल रही होंगी, चीजें लर्निंग का हिस्सा बनती हैं। तो इस तरह से फैसल अकरम को भी पाकिस्तानी टीम के साथ यकीनन चांस मिलना चाहिए था कैंप के अंदर। तो सब आसिफ अफरीदी को मुबारकबाद, पाकिस्तान को वो इस कंडीशन में ले आए थे कि जहां से मैच विन होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स थे उन्होंने मैच को अभी इस वक्त ये लग रहा है कि पाकिस्तान के दस्तरस थोड़ा दूर कर दिया। चलिए लेट्स सी कल क्या बनता है। आसिफ अफरीदी से जरा अब रुक करते हैं शाहीन अफरीदी पर। शाहीन अफरीदी ने एक और अचीवमेंट उनकी बुक्स में आ गई है जनाब। पहले उन्होंने अपने साथ टैग लगवाया T20 कप्तान का, उन्होंने PSL में 3 टाइटल जितवा के दिए लाहौर कलंदर्स को, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। बीइंग कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया लाहौर कलंदर की टीम को, मुसलसल हारती हुई आ रही थी, शाहीन अफरीदी ने लीड किया और हम बैक टू बैक 2 सीजन जीतने के बाद एक गैप आया, फिर अब ये अभी लास्ट वाला सीजन जीते ODI की कप्तानी। अब एक बड़ी लंबी डिबेट चल रही है कि आखिर रिजवान का कसूर क्या था, रिजवान ने किया क्या है, रिजवान ने ऐसी कौन सी सीरीज ODI की हारी है जिसकी बिना पर ये रीजन दे के रिजवान को हटाएगा कि रिजवान साहब ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी, आप इसमें कामयाब नहीं हो पाए।
ठीक है ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला वो, लेकिन आपने बता भी दिया था कि उनको उनकी मर्जी की टीम नहीं मिली थी। अब क्या शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से डिलीवर कर पाएंगे? एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं कि जनाब ये ओडीआई को लीड करके लेके चलेंगे? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बिहेवियर रिजवान के साथ और उससे पहले आने वाले कप्तानों के साथ था, अगर वही बिहेवियर शाहीन अफरीदी के साथ रहेगा तो ये भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अगर इस बिहेवियर के अंदर तब्दीली नजर आई हमें, और हमें ये नजर आया कि शाहीन अफरीदी को टीम भी उनकी मर्जी की मिल रही है, शाहीन अफरीदी जो बात करते हैं वो पूरी भी होती है, शाहीन अफरीदी जिस किस्म कप्तान को मिलना चाहिए वाला कंट्रोल, तो फिर हमें उन रवैयों के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी कि पहले कप्तानों को आपने ये वाला जो है वो क्यों नहीं ऑब्लाइज किया आपने। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आपने पहले से ही प्लेयर जो है वो मार्क किए हुए हैं और उनकी जो रोल्स हैं वो आपने डिफाइन किए हुए हैं अपने अंदाज में। आप चाहते हैं कि सिर्फ यही प्लेयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द नजर आए पीसीबी की हिरारकी में, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो 11 है यही प्लेयर हमारे इर्द गिर्द नजर आए। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर जो आपके सामने खड़ा हो कि आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, कोई ऐसा प्लेयर जो आपके सामने खड़ा होकर आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर दे, कोई ऐसा प्लेयर जो आपके सिलेक्ट की हुई टीम के ऊपर उंगली उठा दे, कोई ऐसा कप्तान जो अपनी मर्जी की टीम मांग ले आपकी सिलेक्शन कमेटी की मनमानी के मुकाबले में, वो आपकी आंखों में खटकना शुरू हो जाएगा। और मोहम्मद रिजवान का क्या कसूर है? मोहम्मद रिजवान तो परफॉर्म भी किया था। मोहम्मद रिजवान ने कितने कप्तान है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज जीत कर आए हैं? कितने कप्तान है पाकिस्तान की तारीख में जो साउथ अफ्रीका जाके वहां पर ओडीआई सीरीज जीत कर आए हैं? तो मोहम्मद रिजवान ने इन दोनों जगहों पर जाकर पाकिस्तान को सीरीज जितवा कर दी थी। उसके बाद जो टीम सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर तो वो रिजवान की अपनी कॉल्स थी कि हमें स्पिनर के बगैर दुबई में जाना है तो ठीक है, रिजवान को हटा दें। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि आकिब जावेद साहब जो हैं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पर भी अपना पूरा कंट्रोल, उन दिनों की बात जब वहाब रियाज साहब को हटाया गया था और आकिब जावेद साहब का जो होल्ड है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उसको ज्यादा एनहांस किया गया था। सिलेक्शन कमेटी में उनके इख्तियार ज्यादा थे। तो अगर ये मोहम्मद रिजवान की ही टीम सेलेक्ट की हुई थी तो फिर वो जो वोटिंग राइट्स है सिलेक्शन कमेटी के पास वो कहां गए? और अगर इसका मलबा गिरना है सिर्फ मोहम्मद रिजवान के ऊपर, तो टीम जिस कमेटी ने सिलेक्ट करके भेजी है उसको क्यों आप हर दफा छोड़ देते हैं? वो वाले कोचेज जो पिछले 4-4, 5-5 सालों से काम कर रहे हैं, एक प्लेयर तैयार नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो क्यों हर बार बच जाते हैं? मोहम्मद रिजवान तो सिर्फ एक वेस्ट इंडीज वाली सीरीज आ रहा है और उससे पहले जो 2 सीरीज वो खेली उसमें वो जीता है। जिम्बाब्वे के सीरीज में उसने आपने उसको रेस्ट करवा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में जो स्क्वाड आप लेकर आए वो मोहम्मद रिजवान की मर्जी का स्क्वाड नहीं था। आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से प्लेयर बुलाए और वो आपने खिलाए वहां पर। मतलब मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो लड़का साउथ अफ्रीका में सुफियान मुकीम का डेब्यू करवा रहा है वो दुबई की पिचों पे जाकर स्पिनर क्यों नहीं खिलाएगा? वो क्यों ये कहेगा कि मुझे स्पिनर नहीं चाहिए? तो भाई अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है ना तो उसका आगाज फिर ऊपर से होना चाहिए, वरना कप्तान में आपकी पूरी एक ट्रेल है पिछले 2 सालों में। बाबर गए, बाबर आए, शाहीन आए, एक सीरीज है शाहीन हट गए, उसके बाद बाबर टेस्ट कप्तानी से गए, शान मसूद आ गए, शान मसूद के अलावा उसके बाद बाबर जो है वो ओडीआई से गए, फिर मोहम्मद रिजवान कप्तान बन गए, अब रिजवान भी उतर गए हैं, शाहीन अफरीदी आ गए। कोई और T20 में आपने सलमान लियागा को कप्तान लगा दिया और शाहीन अफरीदी को भी आपने जो कप्तान लगाया है ना वो आपने लगाया है उनके T20 क्रेडेंशियल्स की बेस पर, और कप्तान आपने उनको उठा के लगा दिया ओडीआई के अंदर। शाहीन की अगर पिछले 1 साल में 1.5 साल में पाकिस्तान के लिए ओडीआई की परफॉर्मेंसेस देखी जाए ना तो शाहीन की पाकिस्तान के 11 में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो जो आप सलमान अली आगा के बारे में बात करते हैं ना कि इसकी जगह नहीं बनती T20 टीम में, निकाले था शाहीन अफरीदी का परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर। शाहीन अफरीदी 7.58 की इकोनॉमी से 70-80 रन खाते हैं हर मैच में। ये पाकिस्तान हो, ये ऑस्ट्रेलिया हो, ये साउथ अफ्रीका हो, ये वेस्ट इंडीज हो, कोई ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में चूंकि पेसर्स को हेल्प मिलती है वहां थोड़ी बेहतर बॉलिंग करते हैं, बाकी हर जगह पे आप निकाल के देखें शाहीन की एवरेज तो आपको 70-80 रन करने में नजर आती है। तो शाहीन की पहले आप उस फॉर्मेट में जगह तो बनाए ना जिसका आपने उसको कप्तान बना दिया है। अच्छा, ये सारी बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि खुदा ना खास्ता हम ये चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी फ्लॉप हो, हम ये चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी कामयाब हो। शाहीन अफरीदी भी पाकिस्तान को 2027 के वर्ल्ड कप तक लीड करें और उस वर्ल्ड कप में ताइज लेकर आए। शाहीन अफरीदी को उनकी मर्जी की टीम मिलनी चाहिए। शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान की ओडीआई टीम की जो हारने की रीत है उसको बदलना चाहिए। लेकिन जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस कल्चर में कप्तानियां तब्दील हो रही हैं, जिस कल्चर में आप बाहर से कोच बुलाते हैं, उसको 6 महीने रखते हैं, फिर उसको फारिग कर देते हैं, आप कप्तान रखते हैं, उस कप्तान को 4 महीने रखते हैं, फिर आप उसको फारिग कर देते हैं। इस पूरी तब्दीलियों की इस लहर के अंदर सिर्फ एक आदमी महफूज है और उसका नाम मैं आज भरमरा लेना चाहता हूं, और वो आदमी आकिब जावेद। आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट को जिस हाल में पहुंचा दिया है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे पास ना प्लेयर है, ना हमारे पास सिस्टम है, ना कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 फ्रेंचाइज की आपस में टसल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की और लाहौर कलंदर्स की। आधी टीम वहां से बन जाती है, आधी टीम यहां से बन जाती है। पाकिस्तान के साथ अगर यही करना है तो फिर ये पाकिस्तान के शर्टें उतरवा दें इनके ऊपर से।
लेट्स सी जी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये वाला जो फैसला किया गया आखिर आप या मैनेजमेंट, पूरी पीसीबी मैनेजमेंट ने जो ये फैसला किया माइक हसन समेत, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये फैसला हो। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा लीड करें, अच्छा डिलीवर करें विद द बॉल, और कप्तानी भी बेहतरीन करें। तो हम बीइंग क्रिकेट फैंस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान की जीत चाहिए। लीड चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वो रिजवान थे, बाबर थे, सलमान आगा, शान मसूद, या फिर अब हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं। जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होनी है, पाकिस्तान के अवाम की होनी है, पाकिस्तान का परचम सरबुलंद होना है। हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।